Hello everyone, welcome to the next lecture of Complex Analysis PYQ Practice Series for GATE 2025 एग्ज़ाम। तो पिछले लेक्चर में हमने जो कोशी इनइक्वालिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज किया था और उसके क्वेश्चंस को किया था। इस वाले लेक्चर के लिए हमने ये बोला था कि एक इम्पोर्टेंट कोरोलरी है कोशी इनइक्वालिटी की, उसको हम करेंगे आगे, मतलब कि इस लेक्चर के लिए छोड़ा था उसको। तो इस लेक्चर में हम छोटा सा ही लेक्चर होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, इसमें हम उसी वाली कोरोलरी को कवर करेंगे, अच्छे से देखेंगे कि किस तरीके से क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके अंदर। तो जो हमने कोशी इनइक्वालिटी के बाद ये बोला था कि अगर हमें nth डेरिवेटिव पूछा जाए सेंटर के बजाय उस सर्कल के अंदर के सेंटर के अलावा किसी और पॉइंट के ऊपर, तो तब हम कैसे निकालेंगे, हमें वो वाली चीज़ देखनी है। तो एक बार कोशी इनइक्वालिटी को रिवाइज करते हैं। अगर आपने पीछे वाला इससे पिछला लेक्चर नंबर 14 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एक बार आप कोशी इनइक्वालिटी वाला जो लेक्चर नंबर 14 है इस वाली सीरीज का, वो आप एक बार देख के रिवाइज कर सकते हैं ताकि आपको ये वाला लेक्चर और भी अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि ये वाले लेक्चर में जो हम कोरोलरी करेंगे वो कोशी इनइक्वालिटी से ही रिलेटेड है। तो पहले अगर कोशी इनइक्वालिटी वाला हमको क्लियर होगा तभी हमको ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ आएगा। तो एक बार रिवाइज करते हैं। कोशी इनइक्वालिटी में हमें क्या बोला गया था कि अगर कोई फंक्शन दे रखा है जो कि एनालिटिक है एक सर्कल के ऊपर और सर्कल पे और उसके इनसाइड भी, जिस सर्कल का सेंटर ए पॉइंट के ऊपर है और रेडियस आर है, और साथ में ये कंडीशन दे रखी है कि जो फंक्शन की जो वैल्यू होती है, फंक्शनल वैल्यू जो एफ ऑफ जेड होती है, उसका मॉडुलस लेस देन इक्वल टू है किसी पॉजिटिव रियल नंबर से फॉर ऑल जेड बिलोंगिंग टू दैट बाउंड्री ऑफ दैट सर्कल। ठीक है, तो हमें साथ में उस सर्कल की बाउंड्री पे हमें फंक्शन बाउंडेड भी दे रखा है। तो तब हम क्या बोल रहे थे कि जो nth डेरिवेटिव होता है फंक्शन का, उसकी सेंटर पे हम फंक्शन जो हमें सर्कल का जो सेंटर दिया हुआ है उसके ऊपर हम सर्कल के सेंटर पे फंक्शन की वैल्यू बता सकते हैं। किस वाली वैल्यू से बाउंड होगी, मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं उस फंक्शनल वैल्यू का जो मॉडुलस होता है उसकी। ठीक है, तो अगर हमने ये बोला था लास्ट में कि अगर सेंटर ए के अलावा किसी बी पॉइंट के ऊपर पूछ ली जाए वैल्यू, तो तब हम कैसे निकालेंगे, वो वाली चीज़ हमें इस लेक्चर में देखनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये वाले एग्जांपल्स को हमने कर लिया था पिछले लेक्चर में, तो इसमें यही बिल्कुल हमने ऐसे ही सिंपल बिल्कुल लैंग्वेज में लिख रखा है ताकि हमें समझ आ जाए अच्छे से। अगर सेंटर से अलग कोई और पॉइंट जो कि सर्कल के अंदर है उस पर हमें फंक्शन का nth डेरिवेटिव पूछा जाए, मतलब उसकी जो बाउंड वैल्यू पूछी जाए, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो हम नहीं बता रहे यहाँ से कोशी इनइक्वालिटीज, हम तो ये बता रहे कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितने हो सकते हैं, मतलब कि एफ ऑफ जेड का जो मॉडुलस है वो लेस देन इक्वल टू m इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन r की पावर n हमने बोला था। ठीक है, तो अगर किसी बी पॉइंट के ऊपर पूछा गया है जो ए से डिफरेंट है पर सर्कल के अंदर है, तब क्या होगा, तब मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, हमें उसका आइडिया कैसे लगेगा। ठीक है, तो अभी जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू इस वाली चीज़ को समझते हैं। जैसे हमें बोला गया है एफ एक फंक्शन हमें दिया गया है जो कि हमें डिफाइन है सी से लेकर, एक मिनट देखो, हाँ, एफ एक फंक्शन है जो डिफाइन कर रखा है उस ये जो डोमेन दे रखी है जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स प्लेन, वो वाले कॉम्प्लेक्स प्लेन जिनके लिए मोड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 2 है, मतलब कि हमें ये ओरिजिन के ऊपर 2 रेडियस की एक क्लोज्ड डिस्क दे रखी है। इस वाली डोमेन से लेकर कहाँ तक डिफाइन है, मोड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 5 के ऊपर डिफाइन है। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले वाले लेक्चर में एग्जाम्पल किया था, सेम वही वाली हमें कोडोमेन्स हमें दे रखे हैं, पर यहाँ पर हमें क्या बोला गया कि फंक्शन यहाँ से यहाँ तक एनालिटिक है। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला सर्कल है ना, मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 2 वाला सर्कल, इसके ऊपर भी एनालिटिक है और इसके इनसाइड भी एनालिटिक है। तो यहाँ पर सर्कल का सेंटर कितना हो गया, जो ए होता है वो 0 हो गया, और जो रेडियस है सर्कल की वो कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है,
तो अगर हमें फंक्शन का nth डेरिवेटिव पूछा होता जीरो के ऊपर, दैट मीन्स सेंटर के ऊपर, तो हम पिछले लेक्चर में सेम यही वाले डोमेन कोडोमेन के ऊपर हमने nth डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो के ऊपर निकाल ली थी। देखो यहाँ पर यही वाली चीज़, सेम मोड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 2, सेम मोड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 5 के ऊपर यहाँ पर हमें फंक्शन का nth डेरिवेटिव जीरो पे पूछा था, जो कि सर्कल का सेंटर था। ठीक है, इस पे हमें पूछा था, तो इस पे हमें कोशी इनइक्वालिटी से हमने वैल्यू निकाल के दिखा दी थी। पर यहाँ पर हमें क्या पूछा गया, फंक्शन के nth डेरिवेटिव की जो आयोटा के ऊपर जो वैल्यू है उसके मॉडुलस, उसका जो मॉडुलस है वो किससे लेस देन इक्वल टू होगा, या फिर ये बोल दे कि एफ का nth डेरिवेटिव एट आयोटा, इसका जो मॉडुलस है इसकी सुप्रीमम वैल्यू क्या होगी, हमें वो बतानी है। ठीक है, तो अब आयोटा तो सेंटर नहीं है सर्कल का, तो सेंटर तो जीरो है, तो यहाँ पर हमें सेंटर से अलग किसी पॉइंट के ऊपर, जो हम बी पॉइंट बोल रहे थे डिफरेंट, वो हमारा आयोटा दे रखा है इस वाले एग्जाम्पल में, इसके ऊपर हमें पूछा गया है। ठीक है, अभी पहले हमें ये देखना होगा कि ये वाला जो पॉइंट हमें दिया है जिसके ऊपर वैल्यू पूछी है nth डेरिवेटिव की, ये हमारे सर्कल के अंदर आ भी रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, इस वाले सर्कल के अंदर, हमें डोमेन साइड वाले सर्कल के अंदर देखना है। ठीक है, तो ये वाला जो आयोटा का जो मॉडुलस होता है, क्योंकि यहाँ पर कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं जिनका मॉडुलस लेस देन इक्वल टू है 2 से, तो जो आयोटा का मॉडुलस है वो तो 1 होता है, तो ऑब्वियसली वो स्ट्रिक्टली लेस देन है 2 से, तो लेस देन इक्वल टू भी होगा 2 से। दैट मीन्स ये वाला हमारे सर्कल के मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 2 वाला जो सर्कल है उसके अंदर हमें मिलेगा आयोटा वाला पॉइंट। ठीक है, कि ये वाला पॉइंट अंदर है सर्कल के, पर सर्कल का सेंटर नहीं है, सेंटर से डिफरेंट है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जब एफ एनालिटिक है इनसाइड एंड ऑन दिस सर्कल, तो जिसका सेंटर जीरो है और रेडियस 2 है, तो आयोटा इस डोमेन के इनसाइड लाई करता है, पर उसका सेंटर नहीं है। ये सब हमने यहाँ पर लिख रखा है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि जैसे हमने ये वाला सर्कल बना रखा था, मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 2 वाला सर्कल, तो यहाँ से क्या होगा, ये 2 से पास होगा, इधर -2 से पास होगा, यहाँ से 2 आयोटा से पास होगा, और यहाँ से -2 आयोटा से पास होगा। ठीक है, तो आयोटा कुछ यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर हाफ 0 टू आयोटा के बीच की हाफ डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर आयोटा मिलेगा वाई एक्सिस के ऊपर। तो हमें क्या करना होता है, जो हमें वो पॉइंट दे रखा है डोमेन में, जो वो पॉइंट दिया हुआ है, जो जिसके ऊपर डेरिवेटिव पूछा है, जो पॉइंट सेंटर से अलग है, जो यहाँ पर जो कि आयोटा उस पॉइंट का काम कर रहा है, वहाँ से लेकर जो हमारा जो ओरिजिनल सर्कल है ना, ये वाला, इसका जो सेंटर है, ठीक है, ये वाला हमारा ओरिजिनल सर्कल था। इस सर्कल के ओरिजिनल जो सर्कल ये वाला दिया हुआ था, मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 2, इस वाले सर्कल का जो सेंटर है और ये वाला जो पॉइंट हमें दिया हुआ है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ से लेकर हम मैक्सिमम जितनी रेडियस का सर्कल बना सकते हैं इसके अंदर, वो हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहाँ तक कि मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस का सर्कल हमें ड्रॉ करना है। तो सेंटर कहाँ, जिसका सेंटर क्या बने, आयोटा बने, मतलब अब हम ऐसा सर्कल बना रहे हैं जो यहाँ से इसी के अंदर आ जाए, तो यह जिसका सेंटर क्या बने, आयोटा बने। तो जैसे इस आयोटा की इस वाले 0 से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट है, और इस वाले 2 आयोटा से भी डिस्टेंस 1 यूनिट है। तो ये वाला हम जो ग्रीन वाला जो हमने बनाया कुछ इस तरीके का है, मोड ऑफ जेड माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1, इस टाइप का ये सर्कल है। ठीक है, छोटा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, उस पॉइंट आयोटा जो हमने लिया है, इन जनरल हम बी बोल सकते हैं इसको, तो उसके ऊपर सेंटर लेकर हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसकी रेडियस क्या होगी, इस ये वाला जो पॉइंट जिसके ऊपर हमें डेरिवेटिव पूछा गया है, उस पॉइंट से लेकर जो हमारा जो सर्कल था जो ओरिजिनल डोमेन में दे रखा था, उसके सेंटर जो कि यहाँ पर 0, उनके बीच की डिस्टेंस जो होगी उसके बराबर क्या बन जाएगी, रेडियस बन जाएगी। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसकी रेडियस कितनी बनी है, 1 यूनिट बनी है, जो कि 0 और आयोटा के बीच की जो डिस्टेंस है। ठीक है, तो उधर साइड भी वो 2 आयोटा से पास कर जाएगा। यही हमने लिख रखा है कि तब उस पॉइंट पर सेंटर लेकर, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस वाली चीज़ का, बस यही वाली चीज़ नॉर्मली लिख रखी है। तो उस पॉइंट पे हमने सेंटर, आयोटा पे सेंटर लेकर, फिर हमारे देखो यहाँ पर अब क्या बन गया, ये जो छोटे वाला सर्कल हमने बनाया ग्रीन वाला, तो जो हमारा फंक्शन है वो एनालिटिक था इस पूरी डोमेन में, मोड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 2 में। तो ऑब्वियसली जो ये हमने जो ग्रीन वाला जो सर्कल बनाया है, जिसको हम ऐसे बोल सकते हैं, मोड ऑफ
जेड माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1, तो इसके ऊपर और इसके इनसाइड भी होगा, क्योंकि ये तो हमारी गिवन डोमेन में लाई कर रहा है, तो इसके ऊपर भी फंक्शन एनालिटिक है। तो इस छोटे वाले सर्कल के लिए तो आयोटा सेंटर है, तो अगर हम फंक्शन का nth डेरिवेटिव आयोटा के ऊपर निकालेंगे तो छोटे वाले सर्कल के अकॉर्डिंग हम सेंटर के ऊपर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब छोटे वाले सर्कल के लिए हम क्या कर सकते हैं, कॉची इनइक्वालिटी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें लेकिन क्या पता करना पड़ेगा कि फंक्शन की जो फंक्शनल वैल्यू है एफ ऑफ जेड उसका मॉडुलस किससे लेस देन इक्वल टू है। मतलब कि जो हमें एम दिया हुआ होता था, यहाँ पर हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पर हमें ये जो एफ ऑफ जेड का जो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था कि एफ ऑफ जेड का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 5 बोल देंगे, नहीं। क्योंकि यहाँ पर क्या करना है, हमारी ये वाला जो चेंज हो गया ना सर्कल छोटे वाला, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप आपको इसका ये वाला थोड़ा सा आइडिया अच्छे से लग गया होगा। तो अब इसके बाद हमने यही वाली चीज़ किया है कि हम क्या करेंगे, जैसे C1 और C2 लिख लिया हमने। C1 क्या लिखा है, सेंटर है, जो हमें ये वाला जो हमारा सर्कल जो दे रखा था मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 2, इसका जो सेंटर है वो हमने C1 मान लिया। ठीक है, तो और जो C2 है ना, C2 हमने जो छोटे वाला जो सर्कल लिया था, यहाँ पर जो लिया था उसका सेंटर मान लिया, जिसको हमने आयोटा लिया है। ठीक है, R1 जो ये बड़े वाला सर्कल था इसकी रेडियस कितनी है, 2 है। और R2 हमें मतलब अभी जैसे वहाँ पर तो हमने ड्रॉ करके देख लिया, पता चल गया इस तरीके से। तो हम अगर निकाल भी रहे हैं तो वैल्यू R2 की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो इंटरनल टचिंग जो होती है सर्कल की, मतलब देखो ये वाला सर्कल है वो जो ग्रीन वाला ये इंटरनली टच कर रहा है इस वाले सर्कल को। ठीक है, इस वाले सर्कल को, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो C1 C2 है, मतलब कि इन दोनों सर्कल के ये वाला जो सेंटर है, एक मिनट, ये वाला जो सेंटर है C2 और ये वाला जो सेंटर है C1, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, इनकी दोनों की जो रेडियस हैं उनके डिफरेंस के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो इनकी रेडियस के बराबर जब इनकी डिस्टेंस होगी रेडियस के मॉडुलस के बराबर, ओब्वियसली, क्योंकि डिफरेंस के मॉडुलस के बराबर, क्योंकि रेडियस हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। तो C1 इंटू C2 मतलब सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है वो R1 माइनस R2 के मॉडुलस के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा, C1 C2 के बीच की डिस्टेंस यानी 0 और आयोटा के बीच की डिस्टेंस 0 माइनस आयोटा का मॉडुलस इज इक्वल टू R1 माइनस R2 तो हमें निकालना है, R1 कितनी रेडियस है, 2 है, तो यहाँ से 2 माइनस R2 किसके इक्वल आ गया, आयोटा का मॉडुलस तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से हमें R2 की वैल्यू कितनी मिल गई, 1 मिल गई। तो यानी वैसे यहाँ पर ये वाली चीज़ इस वाले में हमें आराम से दिख भी रहा था कि यहाँ से 0 और आयोटा के बीच की डिस्टेंस अगर हम लेंगे और आयोटा और 2 आयोटा के बीच की डिस्टेंस लेंगे तो हमारी जो रेडियस है छोटे वाले सर्कल की वो 1 ही आएगी। बाकी आप इस तरीके से लिख के देख भी सकते हैं, इसको यही मिलेगी हमें रेडियस। तो हमें यही वाली चीज़ लिख रखी है कि छोटे वाले सर्कल के ऊपर एनालिटिक हो जाएगा। तो यानी छोटे वाला सर्कल हमारा है कौन सा, मोड ऑफ जेड माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, और साथ में क्या दे रखा है, मोड ऑफ जेड एफ ऑफ जेड का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू हमें 5 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, f का nth डेरिवेटिव एट आयोटा, हाँ इसमें हम लगा सकते हैं। ठीक है, सेम m वाला, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या देख रखा है हमें, जब पूरे ओवरऑल जो हमें ये वाला दे रखा था मोड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 2 वाला दे रखा था, इस पूरे के लिए ही जो एफ जेड है वो क्या आ रहा था इधर साइड में मोड ऑफ जेड, यानी कि यहाँ पर w बनेगा मोड ऑफ w लेस देन इक्वल टू 5। तो इस पूरे के लिए ही ये बन रहा था, तो इससे छोटे वालों के लिए भी यही बनेगा कि इनका भी मॉडुलस इसी के अंदर जाएगा, मतलब कि मोड ऑफ w लेस देन इक्वल टू 5, दैट मीन्स f ऑफ z का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 5 होगा। तो यहाँ से हम सेम m लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला हमारे m की वैल्यू 5 हो गई। तो f का जब हमने छोटे वाले सर्कल के लिए लगाया तो यहाँ से क्या हो गया, सेंटर जो a आता है वो आयोटा आ गया उसकी जगह पे। तो क्या हो जाएगा, m इंटू एन का फैक्टोरियल, तो 5 इंटू एन का फैक्टोरियल अपॉन क्या होता है r की पावर 1 यानी रेडियस। तो हमारे छोटे वाले सर्कल की रेडियस हमें देखनी है इसमें, क्योंकि हमें जो पहले जो हमें दिया गया था वो मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 2, उसकी रेडियस तो 2 थी, पर वो नहीं देखनी हमें क्योंकि हमें आयोटा के ऊपर निकालने हैं। और अब हमने क्या कर लिया है, आयोटा के ऊपर
दूसरा सर्कल बना लिया है जिसकी रेडियस कितनी है 1 है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 रखना है। तो अगर 2 रखते तो आंसर गलत हो जाता हमारा। ठीक है, तो f का nth डेरिवेटिव एट आयोटा, उसका मॉडुलस लेस देन इक्वल टू आ गया 5 इंटू एन फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा भी डेरिवेटिव पूछ ले, n की वैल्यू चेंज करते जाओ तो आपको अलग अलग डेरिवेटिव्स मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसी टाइप से एक दूसरा क्वेश्चन। तो इस वाले का तो आंसर ये आ गया कि f का nth डेरिवेटिव एट आयोटा, उसका मॉडुलस लेस देन इक्वल टू आ गया 5 इंटू एन फैक्टोरियल से। ठीक है, तो n की वैल्यू चेंज करेंगे तो अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी डेरिवेटिव्स की। इसके बाद क्या होता है कि जो देखो ये आगे वाला जो क्वेश्चन है, इसी का ये क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया, हमें आंसर मिल गया। तो आगे वाला जो है इसमें क्या बोला गया है कि f जो फंक्शन है वो मोड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 2 से लेकर कहाँ पर मोड ऑफ जेड -3 -4 आयोटा लेस देन इक्वल टू 10, इसके ऊपर एनालिटिक दे रखा है। तो हमें f का nth डेरिवेटिव की वैल्यू 1 प्लस आयोटा के ऊपर जो है उसका मॉडुलस है, उसकी बाउंड पूछी है, अपर बाउंड क्या होगी। ठीक है, तो अब हमें ध्यान से देखना है इस वाली चीज़ को। देखो हमें यहाँ पर सर्कल तो यही मिल रहा है, मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 2। ठीक है, मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 2 के इधर से हमें डोमेन से पता चलेगा। तो मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 2 के ऊपर और उसके इनसाइड भी एनालिटिक है हमारा फंक्शन, क्योंकि इस वाले डोमेन से यहाँ पर इस वाले डोमेन पे एनालिटिक दे रखा है, तो मतलब इस पूरे के ऊपर एनालिटिक है। दैट मीन्स मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 2 और उसके इनसाइड एनालिटिक है फंक्शन। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि हमें जो डेरिवेटिव nth डेरिवेटिव, देखो अगर यहाँ 0 पर ही पूछा होता, क्योंकि हमें जो दिया है मोड ऑफ जेड -0 इज इक्वल टू 2, अगर हमें पूछा होता 0 के ऊपर तो हम डायरेक्टली कोशी इनइक्वालिटी लगा देते। ठीक है, पर हमें यहाँ पर पूछा हुआ है 1 प्लस आयोटा के ऊपर, पर 1 प्लस आयोटा तो सेंटर नहीं है, तो सेंटर तो 0 है, तो इसलिए यहाँ पर हमें वो वाली करोलरी लगानी पड़ेगी जो हमने अभी पढ़ी है स्टार्टिंग में, और उसके ऊपर वो क्वेश्चन भी किया है। तो अभी हमें ये देखना है कि 1 प्लस आयोटा इस वाला ये वाला जो सर्कल है मोड ऑफ जेड -2 इज मोड ऑफ जेड -0 इज इक्वल टू 2, इसके अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 1 प्लस आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा का जो मॉडुलस होता है, 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस किसके इक्वल आएगा, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर होता है। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस के आयोटा का कोफिशिएंट कितना है, इमेजनरी पार्ट जो है 1 है, तो वो उसका स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो यानी अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 अप्रोक्सीमेटली 1.414 होता है, जो कि स्ट्रिक्टली लेस देन है 2 से। दैट मीन्स ये इनसाइड लाई कर रहा है किसके, मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 2 के इनसाइड आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है मोड ऑफ ये 1 प्लस आयोटा वाला। ठीक है, तो इसका मतलब हमें इसी सर्कल के अंदर नॉन सेंटर किसी पॉइंट के ऊपर हमें nth डेरिवेटिव की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमें अभी निकालनी है। तो वही करेंगे हम, क्या निकालेंगे, छोटा सर्कल बनाएंगे इस 1 प्लस आयोटा के ऊपर सेंटर्ड, और अभी हमें ये देखना पड़ेगा, जैसे C1 तो हमारा क्या हो गया, सेंटर 1 जो बड़े हमारे सर्कल का सेंटर था 0, और उसकी रेडियस कितनी थी 2 दे रखी थी, यानी R1। ठीक है, C2 हमें सेंटर कौन सा लेना, 1 प्लस आयोटा। अब हमें ये नहीं पता कि रेडियस कितनी लेनी है, तो 1 प्लस आयोटा की जो रेडियस है, मतलब उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यही C1 इंटू C2 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 का मॉडुलस। ठीक है, तो यहाँ से देखो इन दोनों सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है, और ये रेडियसेज, मतलब जैसे इसकी जो रेडियस है और ये पूरी जो रेडियस है, उनके बीच का डिफरेंस उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तभी ये जो छोटे वाला सर्कल है इसके अंदर आ पाएगा। तो जो हमने लिखा है C1 इंटू C2 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 का मॉडुलस, तो C1 जो सेंटर है 0 है, C2 जो सेंटर है 1 प्लस आयोटा है, इनके बीच की डिस्टेंस इज इक्वल टू R1 का की वैल्यू 2 है, और R2 का हमें पता नहीं, तो यहाँ से 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस इज इक्वल टू 2 माइनस R2, तो यहाँ से हमें R2 की वैल्यू कितनी मिल गई, 2 माइनस के अंडर रूट 2, यानी ये वाली रेडियस हमें मिल गई उस छोटे वाले सर्कल के लिए। ठीक है, तो स्मॉलर सर्कल उसके अंदर ही है, तो इसका मतलब इसके ऊपर भी और इन साइड भी फंक्शन एनालिटिक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कोशी इनइक्वालिटी वाली चीज़ लगा सकते हैं।
अब ये जो छोटे वाला सर्कल है इसकी जो इक्वेशन है वो क्या होगी, ये ऐसे होता है ना, कोई भी अगर ए के ऊपर सेंटर्ड आर रेडियस का सर्कल है तो ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये 1 + आयोटा के ऊपर सेंटर्ड है, तो ए की जगह पर 1 + आयोटा, और ये कितना आया था 2 माइनस के √2, ये हमारी रेडियस मिली थी। तो ये कुछ ऐसा सर्कल है, मोड ऑफ जेड माइनस 1 + आयोटा इज इक्वल टू 2 माइनस √2। तो ये है मोड ऑफ जेड माइनस 1 + आयोटा इज इक्वल टू 2 माइनस √2। ठीक है, ये हमारा छोटे वाला सर्कल है जिसके ऊपर अब हम कोशी इनइक्वालिटी अप्लाई करेंगे, लेकिन इसके लिए हम एम चेक करेंगे। ठीक है, तो जैसे वहाँ पर हमें पिछले एग्जाम्पल्स में सिंपली क्या दिया हुआ था, राइट साइड में कि जेड का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 5 इस तरीके का दिया हुआ था यहाँ पर, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है जेड माइनस के 3 - 4 आयोटा का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 10। दैट मीन्स ये हमें क्या दिया हुआ है, 3 + 4 आयोटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एक मिनट, ये दिया हुआ है मोड ऑफ जेड माइनस के 3 - 4 आयोटा है आई थिंक, इसका मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 10। तो हम इसको कुछ ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, लिख सकते हैं मोड ऑफ जेड माइनस के, इसको माइनस कॉमन निकाल के 3 + 4 आयोटा का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 10। दैट मीन्स ये क्या है, ये वाला तो सेंटर है और ये वाली रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 + 4 आयोटा यानी कि 3 4 पॉइंट जो है, 3 4 पॉइंट कुछ इधर होगा, तो इसके ऊपर सेंटर्ड और 10 रेडियस लेके ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है, तो ये वाली हमें दे रखी है यहाँ पर कोड में। तो यहाँ पर हमें इसके लिए हमें एम निकालना है। जैसे डायरेक्टली अगर हमें कुछ इस टाइप का दिया हुआ था ना कि मोड ऑफ जेड मतलब ओरिजिन के ऊपर ही सेंटर, तो उसके लिए हम डायरेक्टली, क्योंकि लेफ्ट साइड में भी ओरिजिन के ऊपर सेंटर था और राइट साइड में भी ओरिजिन के, मतलब जैसे मोड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 2 से मोड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 5 पे चले गए थे, तो यहाँ से डायरेक्टली हमें, क्योंकि वो सेम सेंटर वाले सर्कल के ऊपर मैप हो रहा था, तो यहाँ पर लेकिन क्या हो रहा है, अलग अलग इस डोमेन में तो दे रखा है मोड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 2, लेकिन को डोमेन में सर्कल का सेंटर ही चेंज कर रखा है, मतलब जो यहाँ पर जो जा रहा है ना 3 + 4 आयोटा इसके ऊपर जा रहा है, तो इसलिए अब यहाँ पर हम वहाँ से डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते कि एफ ऑफ जेड का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब लेस देन इक्वल टू 10 हो जाएगा इस केस में, तो डायरेक्टली हम वो नहीं बोल सकते। हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये वाली जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर हमें सोल्व करना पड़ेगा कि जेड कहाँ से लेस देन इक्वल टू है। ठीक है, तो कि जैसे हमें ये बोला गया है कि, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ हमारा ये वाला आ गया था। उसके बाद हमें एम निकालना है, तो मोड ऑफ जेड माइनस के 3 + 4 आयोटा लेस देन इक्वल टू दिस, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो होती है वहीं पर हमारे पास ये कंडीशन होती है जेड 3, हाँ 3 + 4 आयोटा जो दिया गया है, तो हमें ये होता है ना मोड ऑफ Z1 माइनस Z2, दो चीज़ें होती है, ये लेस देन इक्वल टू होता है मोड ऑफ Z1 प्लस के मोड ऑफ Z2। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये वाले। और दूसरी चीज़ क्या होती है, जो ये वाला है ना मोड ऑफ Z1 माइनस के Z2, ये ग्रेटर देन इक्वल टू किससे होता है, मोड ऑफ मोड Z1 माइनस के मोड Z2, इससे ग्रेटर देन इक्वल टू होता है और इससे लेस देन इक्वल टू होता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ का हमने यूज किया है कि यहाँ पर जो Z माइनस के 3 + 4 आयोटा था, ये वाली चीज़ है, अगर ये वाली जो चीज़ है ना, ये इससे ग्रेटर देन इक्वल टू है मोड ऑफ जेड माइनस के दिस, इससे, तो अगर यही वाली चीज़ लेस देन इक्वल टू 10 है, तो ऑब्वियसली जो ये वाली चीज़ है मोड ऑफ जेड माइनस के मोड ऑफ 3 + 4 आयोटा, ये भी लेस देन इक्वल टू हो जाएगी 10 से, मतलब क्योंकि ये वाली चीज़ है वो लेस देन इक्वल टू होती है इससे, तो इसलिए मोड ऑफ जेड माइनस के मोड ऑफ 3 + 4 आयोटा लेस देन इक्वल टू है 10 से, तो मोड ऑफ 3 + 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा का मॉडुलस कितना आ जाएगा, 3 + 4 आयोटा का मॉडुलस ऐसे होगा, यहाँ पर 3 का 4 3 का 9 + 4 का 16, तो यहाँ पर √25 यानी कि 5 आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिख दिया हमने 5 लिख दिया। तो मोड ऑफ जेड माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 10 है, तो दैट मीन्स मोड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 15 है। ये वाली चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि अब हमारा मोड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 15 हो गया। ये चीज़ निकालनी इसलिए इम्पोर्टेंट थी कि मोड ऑफ जेड, क्योंकि ये जो जेड है ना, ये जो जेड हमें मिला है, ये हमें वहाँ पर मिला है डब्ल्यू प्लेन में, और डब्ल्यू ये इसको नोटेशन
नोटेशन के लिए आप ना इसको W लिख सकते हैं ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो, मतलब थोड़ा सा ये दिखे कि हाँ ये कोडोमेन के मेंबर्स हैं। तो ये जो हम ऐसा बोल सकते हैं मोड ऑफ W लेस देन इक्वल टू 15 है, यानी कि जो राइट साइड में जो हमें जो मिल रहा है उसके लिए मोड ऑफ W लेस देन इक्वल टू 15 है। तो W क्या होता है, एफ ऑफ जेड होता है, दैट मीन्स एफ ऑफ जेड का जो मॉडुलस है वो लेस देन इक्वल टू 15 है। ठीक है, ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से निकालना। अगर हम वहाँ से डायरेक्ट लेस देन इक्वल टू 10 लिख देते तो दिक्कत होती। ठीक है, तो हमारा आंसर मैच नहीं होने का था बिल्कुल भी, लेकिन हमें आइडिया यहाँ से ही से लग जाएगा कि वहाँ से हम क्या कर रहे थे, मोड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 2 से मोड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 5, सेम जो सेंटर थे ना यहाँ पर एक तरीके से आइडेंटिटी मैपिंग की तरह था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा सेंटर भी चेंज हो रहा है और साइज भी इनलार्ज हो रहा है। ठीक है, तो इतना तो मैपिंग का हम थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं, मतलब इस केस में जब हमने यहाँ पर सेंटर भी चेंज हो गया और रेडियस भी बड़ी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट ये है कि हमें जो भी कोडोमेन साइड, मतलब जो डब्लू प्लेन की साइड जो हमें दिया गया है, जो भी रीजन, हम उसमें क्या निकालें, मोड ऑफ डब्लू लेस देन इक्वल टू सम एम निकालें, तभी हमें जो ये जो एफ ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू एम मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर जेड माइनस प्लस समथिंग कुछ दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर जेड माइनस के 3+4 आइटा टाइप कुछ दिया हुआ था, तो बाकी इस वाली चीज़ को हमें हटा के मोड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू क्या है वो देखना पड़ेगा, तब हमारे पास एग्जैक्टली एम की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी मिल गई, 15 मिल गई। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, हमारे पास जो सेंटर है, सेंटर 1 प्लस आयोटा, अभी जो छोटे वाला सर्कल है उसके लिए हमें क्या मिल गया, m की वैल्यू भी मिल गई, सेंटर भी मिल गया, रेडियस भी मिल गई। ठीक है, तो हम कोशी इनइक्वालिटी की जो कोरोलरी हमने पढ़ी थी वही कि छोटे वाले सर्कल के लिए अब हम कोशी इनइक्वालिटी अप्लाई कर सकते हैं कि तो जो फंक्शन का nth डेरिवेटिव होगा इस सेंटर 1 प्लस आइटा के ऊपर, वो लेस देन इक्वल टू मॉडुलस उसका लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, m की वैल्यू 15 आ गई, इनटू में n फैक्टोरियल, नीचे क्या होता है r की पावर n, r हमारी कितनी आई 2 माइनस √2 की पावर n। ठीक है, तो ये वाला हमारा आंसर हो गया। हमें क्या पूछा गया था, 1 प्लस आइटा के ऊपर ही nth डेरिवेटिव पूछा गया था। अभी n की वैल्यू आप चेंज करते जाओ, उसके अकॉर्डिंग हमको क्या मिलती जाएंगी, वैल्यू मिलती जाएंगी। फर्स्ट डेरिवेटिव पूछा है, सेकंड डेरिवेटिव पूछा है, कौन सा भी डेरिवेटिव पूछा है, n की वही वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिल जाएगी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ यही वाली चीज़ें की इम्पोर्टेंट थी जो कोशी इनइक्वालिटी से रिलेटेड बतानी थी आपको। तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा। इसमें 2 लेक्चर हमारे लगाने का है, फिर ऐसे करने का सिर्फ यही मतलब था कि हमें ये वाला एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और अच्छा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम इसको नेगलेक्ट करके चलें कि आता ही नहीं है, एग्ज़ाम में आता है श्योरली, पर ऐसे होता है कि हाँ इसमें मतलब साथ में कुछ दूसरा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व करके दे देते हैं, मतलब कि कोई एक स्टेटमेंट इस वाले से बना देते हैं और एक स्टेटमेंट कुछ दूसरे से बना देते हैं। तो जब हमें ये वाला अच्छे से आता होगा तभी तो हम उस पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, है ना, दोनों स्टेटमेंट्स पी और क्यू को ऐसे बता पाएंगे। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, हम गेट में तो हमें बिल्कुल एक एक दो दो नंबर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि वही ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही नंबर का कोई क्वेश्चन हो सकता है। जैसे CSR में तो 4.75 होते हैं मैक्सिमम सी पार्ट वाले क्वेश्चन के लिए, लेकिन गेट में तो हमें 1 नंबर या 2 नंबर। ठीक है, तो फिर बहुत मैटर करते हैं 1 नंबर या एक एक दो नंबर करके, ऐसे ही हमें अपना स्कोर बनाना होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम एक भी टॉपिक को ऐसे नहीं कर सकते कि ये वाला जो चैप्टर है इसमें ये वाला टॉपिक है हम इसको स्किप कर दें। इस तरीके से जो भी करना है सॉलिड पढ़ना, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो आई होप आपका ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लिवोली थ्योरम और एक्सटेंडेड लिवोली थ्योरम, जो कि बिल्कुल ही बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, गेट में भी और CSR नेट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत अच्छे वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लिवोली थ्योरम, एक्सटेंडेड लिवोली थ्योरम से रिलेटेड। वो वाले कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे, उनके क्वेश्चंस करेंगे टॉपिक को रिवाइज करके साथ साथ में, और फिर उनके बाद फिर हम आइडेंटिटी थ्योरम, यूनिकनेस थ्योरम, वो सब वाली चीज़ें कवर करेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। देन आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से कनेक्ट हो पा रही हैं और आप अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर पा रहे हैं।
Then thank you for watching the video, and share if you found it helpful. Thank you very much.